हिंदीतून बोलणाऱ्या व्याख्यानं सगळ्यांसाठी उपयोगी पडावीत म्हणून. तो आज हम सिद्धिस्थान की शुरुआत करने जा रहे हैं. चरक उत्तरार्ध विषय में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं. ठीक है, सबसे पहले तो हम स्क्रीन शेयर करते हुए आप अगर सामने स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा चरक संहिता का सिद्धिस्थान का पहला श्लोक. तो अभी पूर्वार्ध पूरा करके आए हुए विद्यार्थी है तो आपको ये ध्यान में आएगा चरक संहिता में कितने स्थान है. तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, सॉरी इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एवं सिद्धि स्थान. ऐसे कुल मिलाकर जो स्थान है वो 8 स्थान है और अध्यायों की संख्या जो है 120 है. सूत्र स्थान के 30 अध्याय, निदान स्थान के 8 अध्याय, विमान स्थान के 8, शारीर के 8, चिकित्सा के, इंद्रिय स्थान हमेशा छूट जाता है जो चरक संहिता का वैशिष्ट्य है, 12 अध्याय, चिकित्सा स्थान के 30 और कल्प सिद्धि स्थान 12-12 अध्याय. आपको अगर हमारा आयुर्वेद इतिहास का लेक्चर अगर याद होगा तो हमने उस वक्त देखा था कि चरक संहिता की रचना जो हुई है वो 3 विभाग में या 3 स्तर पे हुई है. सबसे पहले तो अग्निवेश महर्षि ने अग्निवेश तंत्र की रचना की. वो काल था ईस्वी सन पूर्व 1000 से 1500. उसके ऊपर सबसे पहले संस्करण हुआ ईस्वी सन दूसरे शतक में, ईस्वी सन दूसरे शतक में चरकाचार्य जी द्वारा, और उनका उस संहिता का ही अग्निवेश तंत्र का ही नामकरण जो है उस वक्त से चरक संहिता हुआ. और ईस्वी सन चौथे शतक में दृढ़बल संपूरित, तो दृढ़बलाचार्य जी ने उसका संपूर्ण किया. और दृढ़बलाचार्य जी अपने जब अंतिम कुछ अध्याय लिखते वक्त अंतिम अध्याय में ये स्पष्ट कर देते हैं कि चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय और कल्प स्थान सिद्धि स्थान के प्रत्येकी 12 अध्याय, ऐसे टोटल 41 अध्याय जो है उन्होंने संपूर्ण किया. तो इस दृष्टि से जो सिद्धि स्थान है वो पूरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो योगदान दृढ़बलाचार्य जी का है. लेकिन दृढ़बलाचार्य जी अपने ऊपर उसका श्रेय नहीं लेते और वो श्रेय देते हैं चरक महर्षि को ही. ये अपने आचार्यों की परंपरा है. तो चालू करते सिद्धिस्थान, यानी सिद्धिस्थान में 12 अध्याय है. तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धिस्थान का मतलब क्या है. चिकित्सा स्थान के बाद कल्प स्थान आता है और कल्प स्थान के बाद सिद्धि स्थान. इसका अर्थ सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्रम महात्म्य या इसका साइंटिफिक रीजन क्या है. तो चक्रपाणि दत्त इसको स्पष्ट करते हैं कि शेष भाग जो है, यानी कल्पस्थान वर्णन करने के बाद, कल्पस्थान का विस्तार करने के बाद जो भी शेष बातें हैं वो सिद्धि स्थान उसके अभिधान हेतु बता रहे हैं. यानी 7 स्थान में जो विवेचन कर चुके हैं, केवल कल्पस्थान नहीं अपितु 7 स्थान का वर्णन करने के बाद जो भी विवेचन शेष है उसकी व्याख्या या उसका विस्तार जो है वो सिद्धि स्थान में किया जाए. अभी यहाँ पे अगर आप ये चक्रपाणि दत्त टीका है, हम टीकाओं में नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि सर 3rd ईयर में हम आ गए फिर भी आयुर्वेद इतिहास ही पढ़ा रहे हैं. ऐसी बात नहीं. ये टीका जो है अभी देखिए यहाँ पे जो कर्सर है वहां पे सिद्धेः अभिधायकम स्थानम सिद्धि स्थानम. देखिए हम हमारे लेक्चर लेते हुए अभी हम मूल श्लोक देखते ही आगे चलते थे, इसलिए हमारी गति बहुत ही धीमी होती थी पूर्वार्ध के वक्त. तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली अभी ऑनलाइन होने की वजह से ये टीका सहित चरक संहिता अवेलेबल है, इसका हम सहयोग लेने वाले. तो सिद्धेः अभिधायकम स्थानम सिद्धि स्थानम. सिद्धि इस शब्द का ही मतलब सफलता है. यानी सफलता किस चीज में है, तो क्रियायाम. क्रिया क्या है, चिकित्सा. तो चिकित्सा में सफलता प्रदान करने वाले. ठीक है.
ऐसे सिद्धेः अभिधायकं स्थानं सिद्धिस्थानम्। सिद्धि शब्देन च इह वमनादीनां वमनादि असम्यक् अयोग जन्यानां व्यापदां भेषजस्य साध्यता रूप सिद्धि ही उच्यते। सब तात्पर्य ये हुआ इस टीका का कि सिद्धि शब्द से वमनादि के असम्यक से जो भी उत्पन्न उपद्रव होंगे, व्यापक यानी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, और वो कॉम्प्लिकेशन किस तरीके से होंगे? वमनादि यानी चरक संहिता में 5 कर्म कौन से? पंचकर्म। तो वमन है, विरेचन है, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती और नस्त्य, रक्तमोक्षण, यह पंचकर्म में इंक्लूड नहीं है चरक संहिता में। ठीक है, तो अगर आपको कुछ प्रश्न आते हैं तो कृपया आप चैट बॉक्स में जरूर पूछिए, तो हम अंत में उसको देखेंगे। अब सम्यक योग तो बता दिए, लेकिन असम्यक योगों की जो विस्तार से चिकित्सा है, यानी कॉम्प्लिकेशंस जो है वमनादि पंचकर्मों के, उनका विस्तार से वर्णन हमें सिद्धि स्थान में मिलता है। यानी देखिए, आप चिकित्सा करते हो शुद्ध हेतु से, आपको लगता है कि भाई उस रुग्ण को अच्छा लाभ होना चाहिए, सम्यक योग भी होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति को उपद्रव, व्यापक या असम्यक योग हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त उसकी सिद्धि के हेतु उस व्यक्ति को अच्छे चिकित्सक को सिद्धि स्थान का अभ्यास करना चाहिए। सम्यक प्रयोगम च एव कर्मणाम व्यापनानाम च व्यापक साधनानि सिद्धि ही उपदेक्षामः। ये हमें यहाँ पे सूत्रस्थान अध्याय 4 में भी यह उल्लेख हमें मिलता है। यानी अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो वमनादि कर्मों के सम्यक प्रयोग एवं उनसे उत्पन्न होने वाली व्यापत्तियां या उपद्रव, उनकी चिकित्सा जो है इस सिद्धि स्थान में हमें प्राप्त होगी। इसके लिए उसका अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, आगे जाएंगे। अभी तो हमें सबको पता है कि भगवान पुनर्वसु अत्रेय एवं उनके सत शिष्य या श्रेष्ठ उत्तम शिष्य अग्निवेश महर्षि, इनकी चर्चा स्वरूप हमें पूर्ण चरक संहिता प्राप्त होती है, गुरु शिष्य संवाद के स्वरूप। तो सबसे पहले तो शिष्यवर जो है सम्य अग्निवेश, तो वो सम्यक शिष्य जो है अग्निवेश, वो अपने आचार्य को, अत्रेय महर्षि को कुछ सवाल पूछते हैं, और उसी से ये जो पहला अध्याय है हमारा, पहले अध्याय का नामकरण क्या है? कल्पना सिद्धि अध्याय। तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो उन प्रश्नों को यहाँ से श्लोक नंबर 2 से 6 तक यहाँ विस्तृत रूप से कथन किया है, जो अभी आपके सामने है। तो सबसे पहला प्रश्न है, का कल्पना पंचसु कर्मसु उक्ता, यानी पंचकर्मों में योजना कैसे की जाती है, यानी हाउ टू एडमिनिस्टर एक्चुअली द पंचकर्मा थेरेपी। नाउ इन पंचकर्म में हमने अभी देखा कि वमन, विरेचन, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य, ये 5 के बारे में पंचकर्म शब्द आया है। इनकी योजना कैसी करनी चाहिए, यानी रुग्ण को अर्हता अनर्हता देखना है, उसको पूर्व कर्म कैसे करना है, ठीक है, फिर प्रधान कर्म करते वक्त क्या करना चाहिए, और फिर सम्यक योग इत्यादि जो लक्षण है, और फिर अगर वो किस तरीके से करने चाहिए, यानी पूरा एक विधि उसका जो है प्रोसेस कैसे होना चाहिए, वो विधि विधान का कैसे होना चाहिए, पहला प्रश्न पूछते हैं अग्निवेश महर्षि। दूसरा है पंचकर्मों का क्रम क्या है, यानी पहले बस्ती करना है या नस्य करना है या वमन करना है, तो क्रमश्च कहा, ये उसका द्वितीय प्रश्न है। ठीक है, उनका तीसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल चक्रपाणि दत्त हमें बहुत ही अध्यापक की तरह समझाते हैं। किंच कृताकृतेषु लिंगम तथैव अतिकृतेषु इति तृतीया, यानी यह तृतीय प्रश्न है कि पंचकर्म के अति योग, सम्यक योग, अयोग, इनके लक्षण क्या है। ठीक है, व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ
proper administration of a particular procedure, like woman, for example. Okay, and the abnormal signs also, like ayog, atiyog, etc. Now the fourth question is संख्या का इति चतुर्थः. इसका मतलब क्या हुआ? वमनादि की उचित संख्या कितनी होती है? तो यहाँ अगर आपको मेमोराइज होता होगा तो हमने ये सीखा था कि भाई वमन, विरेचन, बस्ती, ये जो भी है, विशेषतः वमन विरेचन के बारे में देखा था, उसकी वैगी की परीक्षा देखी थी और वो संख्यात्मक स्वरूप से देखी थी. तो इस दृष्टि से संख्या का इति चतुर्थः, ये चौथा प्रश्न है. किम गुणो बस्ती इति पंचमाः, यानी इनके गुण क्या है? अभी देखिए, किम गुणो बस्ती ही इस प्रश्न से, ओके, किम गुणाः, ये यहाँ पे प्रश्न है एक्चुअली ओरिजिनल में. यहाँ पे उसका विवरण आयुर्वेद दीपिका टीका में किम गुणो बस्ती इति पंचमाः, यानी बस्ती के गुण क्या है. एक्चुअली यहाँ पे ग्रंथकार जो है वो पांचों कर्मों के लिए उनके गुण क्या है, यानी उससे क्या लाभ होता है. अभी यहाँ पे आगे केशु च कश्च बस्ती ही, यानी ये षष्ठ प्रश्न जो है, छठा प्रश्न जो है, रोगियों में कौन सी बस्ती देनी चाहिए, यानी किसको कौन सी बस्ती देनी चाहिए, इस प्रकार से इसको जाने. ठीक है, आगे आता है सातवां प्रश्न. सातवां प्रश्न क्या है? सप्तमः देखिए, किम वर्जनीयम प्रतिकर्म काले, वमनादि कार्यों को करते हुए किन किन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी किम वर्जनीयम प्रतिकर्म काले, जो भी पंचकर्म या कर्म चल रहा है, तो क्या है, शोधन कर्म हम कहेंगे इसको, जो भी शोधन कर्म चल रहा है उस वक्त वर्जनीय, यानी what we have to avoid for both things, means for diet also and behavior also. तो वो कौन कौन सा वर्ज चीजें हैं उनको, उसका सप्तम यानी सातवां प्रश्न है. आठवां प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कृते क्रियान्वा परिहार कालाः. आठवां प्रश्न है कि शोधन कार्य करते समय त्याज्य पदार्थों का सेवन, ये जो नियम है, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, कितने समय तक, उसको परिहार काल, यह पारिभाषिक संज्ञा है आयुर्वेद की, तो ये परिहार काल कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी दैट ड्यूरेशन, स्पेसिफिक 7 days, 14 days, और व्हाट इट शुड बी. देन नाइन्थ क्वेश्चन, प्रणीयमानश्च न याति केन बस्ती इति नवमाः, मीन्स दी जाने वाली जो बस्ती है वो किन कारणों से प्रविष्ट नहीं होती, यानी बस्ती विधि में हम आगे देखने वाले हैं चौथे अध्याय में वगैरह. तो वो प्रणीयमान, यानी किन कारणों से वो अंदर, रुग्ण के शरीर के अंदर, व्यक्ति के शरीर के अंदर नहीं जाती. ये 9वां प्रश्न है. देखिए, आपको लगेगा कि 10 प्रश्न कैसे याद रखने हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है वो. 10वां प्रश्न क्या है? केन इति शीघ्रम, और वही दी गई बस्ती जो है वो शीघ्रता से बाहर क्यों आती है, ये हो गया 10वां प्रश्न. ठीक है, आगे है सुचिराच्छ केन इति, यानी दी गई बस्ती जो है वो किन कारणों से देरी से आती है, यानी वो ज्यादा समय तक रिटेन क्यों होती है. ठीक है, इस प्रकार से इति एकादशाः. ठीक है, और आगे जो है साध्याः इत्यादि को द्वादशाः. अभी यहाँ पे साध्या जो शब्द है, इसका साध्या यथास्वम शमनश्च केचित् कस्मात् गदाः न प्रशमं व्रजन्ति इति पाठभेदः, यानी यहाँ पे साध्य शब्द से पाठभेद में हमें उसमें 12वां एक प्रश्न मिलता है. कुछ साध्य रोग अपने प्रशमक उपचारों द्वारा क्यों शांत नहीं होते हैं, यानी शमन उपचारों के द्वारा साध्य व्याधि है, फिर भी वो व्याधि शांत, यानी उनका निराकरण, व्याधियों उपशम क्यों नहीं होता. ये हो गया 12वां प्रश्न. इस पद्धति से ये कल्पना सिद्धि अध्याय जो है, वो कल्पना सिद्धि अध्याय की शुरुआत ही
इन 12 प्रश्नों से होती है। ये प्रश्न पूछे गए हैं अग्निवेश महर्षि ने अपने भीषक वराहा, ऐसे यहाँ पे और एक विशेषण आया है, यानी वैद्यों में श्रेष्ठ पुनर्वसु अत्रेय, उनके जो गुरु है उनको पूछे। ठीक है, अभी ये 12 प्रश्न आपको याद में इसी सीक्वेंस में अगर आ गए तो कल्पना सिद्धि अध्याय का वर्णन हमें आसानी से याद में आ गया। किंतु केवल परीक्षा दृष्टि से हमने इसके ऊपर विचार नहीं करना है, हमें व्यवहार में भी ये कल्पना सिद्धि अध्याय है या सिद्धि स्थान के 12 अध्याय है, ये सभी अप्लाइड एस्पेक्ट से जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड्स किए उस वक्त, वो करते हुए उन्होंने उनको मुद्रित किया है, शब्दबद्ध किया है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न अभी उसका उत्तर यहाँ पे चालू हो जाता है। वो श्लोक है, त्रहा वरम सप्तदिनम परम तु स्निग्धोपराः नराः स्वेदयितव्याः उक्ताः न अतः परम स्नेहनम आदिशन्ति सात्मी भवेत् सप्तदिनात् परम तु। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, अभी पहला प्रश्न क्या था कि जो पंचकर्मों की योजना है वो कैसे की जाती है, उसका उत्तर चालू होता है यहाँ पे। अब सबसे पहले हमें पता है कि पंचकर्म चालू करने से पहले उनका पूर्व कर्म आवश्यक है, स्नेहन स्वेदन। ठीक है, तो अभी ये स्नेहन के बारे में चालू हुआ, स्नेहन और स्वेदन। तो का कल्पना पंचसु कर्मसु उक्ता, इस प्रथम प्रश्न का वर्णन यहाँ पे देते हैं, त्रहा अवरम सप्त दिनम परम तु, यानी कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन तक स्नेहन। स्नेहन के भी हमें पता है आभ्यंतर स्नेहन और बाह्य स्नेहन। ठीक है, आभ्यंतर यानी स्नेह जो है वो पीना है, प्रातः काल एम्प्टी स्टमक उसको पिया जाता है, उसको आभ्यंतर स्नेहपान कहते हैं। तो ये वर्णन जो है वो आभ्यंतर स्नेहपान के लिए है कि कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन तक स्नेहन कराने के बाद ही रुग्ण को स्वेदन कराना चाहिए। अभी देखिए चरक महर्षि या चरक संहिता में जो कोट की हुई मेथड है, यानी दी हुई मेथड है, उन्होंने स्नेहन पहले करवाना है। समझिए, सोमवार से बुधवार तक 3 दिनों तक स्नेहन हुआ, अभ्यंतर स्नेहपान हुआ, और फिर उस रुग्ण का गुरुवार से आगे स्वेदन कराना है। तो ये चरकोक्त या चरक संहिता में दी हुई पद्धति है। लेकिन आज व्यवहार में क्या किया जाता है, और स्नेहन और स्वेदन ये दोनों चीजें जो है वो साथ में ही पूर्व कर्म किया जाता है। ठीक है, देखिए पुनः हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। उसके बाद यानी कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, और उसके आगे न अतः परम स्नेहनम आदिशंति, यानी 8वें दिन से आगे इससे अधिक दिन तक स्नेहन कराने का निर्देश नहीं है। कारण भी वहां पे दिया है, सात्मी भवेत् सप्त दिनात् परम, क्योंकि इससे अधिक दिन तक अगर आप स्नेहन कराएंगे यानी स्नेहपान कराएंगे तो क्या होगा, स्नेह सात्म्य हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चक्रपाणि दत्त के कुछ मुख्य अंश हम यहाँ पे देखेंगे कि इस अध्याय का नामकरण जो है वो कल्पना सिद्धि है। तो उसके बारे में सबसे पहले चक्रपाणि दत्त बताते हैं, कल्पना शब्देन यह पंचकर्मांग कल्पना उच्यते, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पंचकर्मों की योजना के अर्थ से यहाँ पे कल्पना शब्द का प्रयोग किया है। एक्चुअली कल्पना शब्द का अर्थ प्रकार या टाइप्स भी होता है, और विशेषतः औषध कल्पना, क्रिया कल्पना, इस पद्धति से अनेक जगह पे कल्पना या कल्प शब्द का प्रयोग आया है। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ कल्पना सिद्धि अध्याय में कल्पना शब्द जो है वो विशेषतः पंचकर्म अंग, यानी पंचकर्म के जो विविध अंग है, इस प्रकार से कल्पना शब्द का प्रयोग किया है, जैसे कि वमन, विरेचन इत्यादि। तो ये सबसे पहले बताते हैं चक्रपाणि दत्त। आगे देखिए, तो ये तो हमें पूरा समझ में आ गया, लेकिन वो सात्म्य हो जाता है, इसका मतलब क्या है वो हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। टीकांश अगर हम देखते जाएंगे तो शायद हमारी जो स्थिति है वो लेक्चर में जैसे होती है वैसे ही हो जाएगी,
इन पर्सन जो हमारे क्लासरूम में लेक्चर होते हैं। तो यहाँ पे जो व्यक्ति 3 दिन में स्निग्ध हो जाता है उसमें भी स्वेदन जो है वो कराना चाहिए, और 7 दिन में जिसका स्नेहपान पूरा करता है वो व्यक्ति, उसको भी 7 दिन के बाद स्वेदन करना चाहिए, ये हम ध्यान दें। लेकिन ये जो विशेष चीज है साथ में हो जाता है, हमें स्नेहन स्वेदन का मुख्य उद्देश्य जो है वो दोषों को स्वेदन से द्रवीभूत होता है। स्नेहन से सूक्ष्म स्रोतों में जो गया हुआ दोष है, विकृत दोष है, वो बाहर आने के लिए आते हैं, तो फिर से वो वहां नहीं चले जाए, इस दृष्टि से स्नेहन स्वेदन का प्रयोजन है। इसलिए ये काल मर्यादा हम स्पष्ट कर देते हैं 3 से 7 दिन, यानी 3 या 7 दिन नहीं है, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस पद्धति से भी हम कोष्ठ की दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रूर कोष्ठ को 7 दिन लगेंगे, मध्य कोष्ठ जो है तो उसको 5 दिन लगेंगे, और मृदु कोष्ठ है तो उसको 3 दिन सफिशिएंट है या पर्याप्त है। ठीक है, तो आगे का श्लोक हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो 7वां जो श्लोक है वो हमें स्पष्ट कर देता है कि स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। तो स्नेहन कर्म जो है, पूर्व कर्म या शोधनांग के दृष्टि से, इसीलिए क्योंकि स्नेहन कर्म जो है या स्नेहन प्रक्रिया जो है वो पंचकर्म का पूर्व कर्म की दृष्टि से भी, यानी शोधन कर्म का पूर्व कर्म, इस पद्धति से भी उसका उपयोग होता है, और उसका उपयोग, स्नेहन का उपयोग किस दृष्टि से होता है, और एक वो होता है स्वतंत्र चिकित्सा के, शमन चिकित्सा के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो उसका उपयोग है, आयुर्वेद दीपिका टीका में चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं, संशोधन अंग स्नेह फलम आह, यानी हम अगर वमन कर रहे हैं या कोई भी पंचकर्म की शोधन कर्म कर रहे हैं, उसका अंगभूत यानी पूर्व कर्म स्वरूप अगर स्नेहन हम कर रहे हैं, उसकी फलश्रुति या उसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे बता रहे हैं। स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम, यानी सबसे पहले तो वायु को दूर करता है, यानी वात का शमन करता है। दूसरा हंति इत्यादि, इस पद्धति से। तो मृदु करोति, तो मृदु किसको करेगा, संपूर्ण देह को, शरीर को मृदु बनाता है। और तीसरी उसकी फलश्रुति या कर्म बताया है विनिहंति संगम। संग शब्द जो है वो स्रोतो संग है, यानी स्रोतसों में चिपके हुए जो मल है या अवरोध है उनको दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो श्लोक है उस पे जाएंगे। स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम स्वेदाहतु दोषम नयति द्रवत्वम। स्नेहन कर्म का या स्नेहन पूर्व कर्म का फलश्रुति या उसका मोड ऑफ एक्शन वर्णन करने के बाद स्वेदन कर्म का यहाँ पे उसी पद्धति से वर्णन करते हैं। तो स्वेदन से क्या क्रिया होती है, यह 8वें श्लोक में बताया है। सम्यक स्नेहन के बाद ही स्वेदन कराना है। स्निग्धस्य, यानी इस शब्द से स्पष्ट होता है कि पर्याप्त स्निग्ध होने के बाद ही स्वेदन कराना है, ये पहली बात। यानी उन्होंने क्रम बता दिया इसमें। तो स्नेहन सबसे पहले आवश्यक है और वो सम्यक स्नेहन आवश्यक है, तो उसको स्वेदन कराना है। और वो स्वेदन कराने पे क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं या उससे क्या कार्य होता है, तो सूक्ष्म स्रोतों में चिपके हुए दोष द्रवीभूत होके यानी पिघल कर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो लीन यानी सूक्ष्म अयनेषु, अयन जो है ये सिनोनिम या पर्यायी शब्द है, वो किसके लिए है, स्रोतसों के लिए या स्रोतस के लिए। तो सूक्ष्म अयनेषु यानी बिल्कुल माइन्यूट केशिकाएं या कैपिलरीज जो है, वैसे स्रोतसों में भी लीन यानी बिल्कुल उसमें दबे हुए हैं, निगूढ़ है
ऐसे दोषों को भी वो द्रव रूप करता है, स्वेदन कर्म द्रवीभूत करता है, और द्रवीभूत होने के वजह से उसकी कोष्ठ से लेके शाखा से लेके कोष्ठ में गति उसकी हो जाती है द्रव होने के बाद। ठीक है, आगे का श्लोक देखते हैं। अभी यहाँ पे जो वर्णन किए हुए हैं वो स्नेहन स्वेदन ये सम्यक हो गया। अभी उसके बाद जो उत्क्लेशक आहार है, उस उत्क्लेशनीय आहार का प्रयोग यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो वो देखिए किस पद्धति से, ग्राम्य उदक अनुपरसैः समांसैः उत्क्लेशनीयाः पयसा च वम्याः रसै तथा जांगलजैः सयूषैः स्निग्धैः कफ अवृद्धिकरैः विरेचाः। तो इस पद्धति से जिस व्यक्ति को वमन कराना है, सबसे पहले क्या है, वम्याः। ठीक है, तो वमन जिसको कराना है उसका यहाँ पे उत्क्लेशनीय आहार बताया, और जिसको विरेचन कराना है उसका उत्क्लेशकर आहार बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले वमन, तो जिस व्यक्ति को वमन कराना है उसे एक दिन पूर्व, यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे लिखा है, देखिए वमन, अगर समझे आज कौन सा, आज है 5 अगस्त, तो 5 अगस्त बुधवार है और गुरुवार को उसको वमन कराना है, बुधवार की संध्या को। ठीक है, उसको उस दिन क्या कराना है, ग्राम्य अनुप अथवा उदक पशु पक्षियों का मांस रस दूध अथवा उड़द के साथ दूध को मिलाकर उसको पिलाना है। यानी ये कफोत्क्लिष्ट या कफोत्क्लेश करने वाला आहार है। तो सबसे पहले तो एक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जिनको प्रेफर कर सकते हैं उनको ऑप्शन दिए, कौन कौन से प्रकार का मांस रस वो यूज कर सकते हैं, या फिर उड़द यानी ब्लैक ग्राम माश, तो माश से बने हुए उड़द की दाल की खिचड़ी है या फिर उड़द वड़ा है वो दही के साथ, इस प्रकार से वेजिटेरियन लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी लीन दोष है, अगर कुछ भी प्रमाण में वो अगर स्रोतसों में लीन बाकी है, शेष है, तो वो फिर कोष्ठ में आ जाते हैं पूर्व संध्या में, अगर हम उत्क्लेश कर आहार कराए तो यही शास्त्रोक्त विधि हम व्यवहार में भी अगर करें तो हमें वमन कर्म की या जो भी हम कर्म कर रहे हैं शोधन कर्म, उसकी फलश्रुति पूरी पद्धति से मिलती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। सो कफोत्कलेश करने के लिए तो ये उदाहरण जो है हमारे गुरुजी ने बताया हुआ, वो शब्द से शब्द उतना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको बाघ की शिकार करनी है, इफ यू वांट टू hunt the tiger, you have to give him something, thing which will attract that tiger। तो उसको कुछ तो व्यंजन देने की आवश्यकता है। जैसे शिकारी भी है, अगर कोई मानवीय बस्ती में बाघ या सिंह घुसा है तो क्या करते हैं टाइगर्स हंटर्स, क्या करते हैं, तो बकरी एक गोट बांध देते हैं किसी जगह पे और फिर उसकी ताक में रहते हैं कि वो वहां आ जाए और उसकी शिकार हो जाए। तो उसी पद्धति से यहाँ पे उत्क्लेशनीय आहार अगर दिया तो वहां पे वो दोष, शेष दोष है, वो भी वहां पे आ जाता। ठीक है, और फिर वो दोषों का जो उत्कृष्ट दोष है, विकृत दोष है, उनको पूरी तरीके से नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वमन किया जाता है, तो उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी पद्धति से उसको हमें जानना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, अगर विरेचन कराना है तो क्या करेंगे, तो उसको जांगल पशु पक्षियों के मांस का रस, ये होगा नॉन वेजिटेरियन के लिए, और वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन है यूश। यूश क्या है, ये बीन्स का सूप है। वो कैसे होना चाहिए, तो वो कफ को नहीं बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसे सूप की या यूश की हमने योजना करनी है। ठीक है, तो विरेचन जो है वो मध्याह्न समय उसका श्रेष्ठ समय कहाँ है, आज बुधवार है तो बुधवार की रात को उसको, उस व्यक्ति को उत्क्लेशनीय आहार देना है, और फिर नेक्स्ट डे आफ्टरनून को उसको विरेचन देना। देखिए, सबसे पहले टीका में जो शब्द लिखते हैं हमें वो समझने की आवश्यकता है। तो उत्क्लेशनीय जो है वो क्यों है, संप्रति स्निग्धस्य
वामनीयस्य वमनानुगुणं विरेचनीयस्य च विरेचनानुगुणं भोजनं पृथक आह ग्राम्य उदक इत्यादि। यानी सबसे पहले तो कफोत्क्लेशक आहार जो है वो वमन के लिए है, और विरेचन के लिए जो दिया है वो पित्तोत्क्लेशक आहार है, ऐसे चक्रपाणि दत्त समझाते हैं। ठीक है, इसके लिए पित्त के साथ उत्क्लेशनीय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसका प्रयोग भी हमें ग्रंथ में नहीं किया हुआ दिखाई देता है। इसलिए विरेचन कराने से दिन के पूर्व काल में उस व्यक्ति को जो है वो कफनाशक यूष देना चाहिए, जो कफवर्धक नहीं है, जैसे ग्रीन ग्राम यानी मूंग। ठीक है, तो हरे मूंग का सूप जो है उसको देना चाहिए। ठीक है, तो स्नेहात् प्रस्कंदनम जंतु त्रिरात्र अपरताः पिबेत् स्नेहवत् द्रवम उष्णम च त्रहम भुक्त्वा रसोदनम। इस पद्धति से अभ्यंतर स्नेहपान के बाद जो विरेचन औषधि है वो 3 दिन के बाद जो है वो सेवन करना चाहिए। यानी 3 दिन में उसको क्या करना है, देखिए स्वेदन कराना है जरूर। ठीक है, और उसके जो कि कुछ भी ये प्रस्कंदन शब्द यहाँ पे जो आया है, स्नेहात् प्रस्कंदनम जंतु, ये जो सूत्र स्थान अध्याय 13 में विरेचन की प्रक्रिया वर्णन की गई है, तो वह वर्णन की है प्रस्कंदन शब्द से विरेचन, ऐसा उसका अर्थ लेना चाहिए। तो ये उसको हमने वहां से जोड़ना चाहिए। वहां पे हमें केवल द्रव उष्ण इस प्रकार का 3 दिन उसको रस यानी वो जांगल पशु पक्षी का रस या के साथ ओदन यानी भात देना चाहिए। इस पद्धति से प्रच्छर्दनम पिबेत, यानी संध्या के अगर पूर्व वमन कराना है तो 1 दिन पूर्व, यानी एक ही समय देना है कफोत्क्लेश के लिए। ठीक है, और वो कफोत्क्लेशक आहार है। और अगर विरेचन कराना है तो वो 3 दिन देना है। ये हमें सूत्र स्थान अध्याय 13वें में रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? पूर्व कर्म के बारे में देखा, पूर्व कर्म यानी स्नेहन, स्वेदन, और फिर तीसरी चीज देखी हमने उत्क्लेशनीय आहार। ठीक है, और वो वमन और विरेचन के लिए भिन्न क्यों है। तो ये जो है ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। तो पहला प्रश्न अग्निवेश महर्षि का क्या था? पंचकर्मों की योजना कैसे की जाती है। तो द सीक्वेंस इज सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब्ड हियर। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द 9th श्लोक और 9th वर्स। अभी इस श्लोक में प्रकृति के अनुसार शोधन द्रव्य देना है, और वो शोधन द्रव्य जो है वो विशेषतः हम ग्रंथ की भाषा में ही देखेंगे। श्लेष्मोत्तराः छर्दयति अदुःखम विरिच्यते मंद कफस्तु सम्यक अथाह कफे अल्पे वमनम विरेचे विरेचनम वृद्ध कफे तथा ऊर्ध्वम। अभी इस श्लोक से हमें पता चलता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में, तो देखिए आयुर्वेद जो है वो अपने पर्सनलाइज मेडिसिन यानी हर शरीर को, शरीर के संगठन को वो स्वतंत्र दृष्टिया विचार करता है। इट इज नॉट अ जनरलाइज मेडिसिन, इट इज द पर्सनलाइज मेडिसिन। और पर्सनलाइज मेडिसिन होने की वजह से वो उस प्रकार का वर्णन हमें यहाँ पे देखने मिलता है कि वो शरीर की स्थिति क्या है। यानी अगर उस व्यक्ति के शरीर में कफ की उल्बणता यानी अधिकता है, और रोगी ऐसे रोगी जो है कफ अधिक के जो है, तो उसको वमन बहुत आसानी से होता है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को भी वमन सरलता से होता है। ठीक है, यानी श्लेष्मोत्तर छर्दयति ही अदुःखम। अदुःखम यानी बिल्कुल सुखपूर्वक, उसको कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। ठीक है, जिनके कोष्ठ में आगे स्थिति है विरिच्यते मंद कफस्तु सम्यक, यानी जिनके कोष्ठ में कफ जो है मंद यानी अल्प है, तो उस व्यक्ति को भी विरेचन बिल्कुल सुख से होता है, यानी आसानी से होता है। ये जो चीज है, हेलो प्लीज म्यूट योर माइक।
म्यूट युअर माइक प्लीज. स्नेहा माइक बंद करा तुमचा. बहुतेक स्नेहाला सांगायचं असेल की मी प्रेझेंट आहे सर. ओके, वी विल गो टू द टेक्स्ट. ये पहले लाइन में जो है वो बहुत ही आसानी से समझाया है कि वमन इन रुग्णों में, यानी कफ प्रकृति है और कफ वृद्ध अवस्था है तो आसानी से होता है. और विरेचन में क्या बताया, कफ जो है वो कोष्ठ में बिल्कुल ही कम होना चाहिए. ठीक है, ऐसी स्थिति में बहुत ही सुखपूर्वक वमन और क्रम से सुखपूर्वक विरेचन होता है. आगे बताया है अधा कफे, कफ की अल्पता में वामक औषधि विरेचन के रूप में बाहर निकल देती है. यानी कफ की अल्पता है और अगर उस व्यक्ति को वमन दिया तो वो विरेचन के रूप में उस दोषों को बाहर निकालती है. तथा कफ की वृद्ध अवस्था है और इस अवस्था में अगर विरेचन औषधि दी तो वह वमन के रूप में बाहर निकल जाती है. यानी देखिए, औषध तो हम वमन करने वाला ही दे रहे हैं, लेकिन रुग्ण की या उस व्यक्ति की जो शारीरिक अवस्था है वो अगर ऐसे हुई तो वमन करने वाला औषध विरेचन कर देता है और विरेचन कराने वाला औषध वमन करा देता है. मैंने ये व्यवहार में चीज कम से कम 3 बार में रुग्णों के देखी है. ठीक है, एक तो उसमें से मेरा प्रिय एक मित्र भी था, यानी है वो अभी बहुत सुदृढ़ है और उसकी हेल्थ भी अच्छी है. इस दृष्टि से वमन कराने से पूर्व कोष्ठ या शरीर में कफ की स्थिति उल्बन है या कैसी है, अल्पता है, ये जानकर ही हमने उसको कौन सा कर्म करना है ये निश्चित करना है. अब ध्यान में आया, आपने तो सोच लिया कि उसको वमन कराना है, वमनहार रुग्ण है, लेकिन उसका सम्यक स्नेहन सम्यक स्वेदन करने के बाद अगर उसकी कोष्ठ की परीक्षा की जाए तो वह जानकर अगर आपको ऐसा लगे you have planned for woman but the stage is like that, the manda kapha, okay, vruddha kapha is supposed to be there but it is not there, it is manda kapha sthiti, then that woman will be go to virechan. So it's better way, instead of woman go for virechan. Okay, so ये स्थिति हमें चरकाचार्य जी बहुत अच्छी भांति समझाते हैं. ठीक है, तो that's why it is quoted that चरकस्तु चिकित्सिते. चरकाचार्य बहुत हमें बिल्कुल ही आसानी से ये सब चीजें, प्रैक्टिकल चीजें समझाते हैं. आगे जाएंगे, आगे का श्लोक है स्निग्धाय देयम वमनम यथोक्तम वान्तस्य पेयादिहि अनुक्रमश्च स्निग्धस्य सुस्विन्न तनोः यथावत विरेचनम योग्यतमं प्रयोज्य. तो ये द्वितीय प्रश्न जो है क्रमश्च कहा, इसका प्रश्न का उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ देते हैं, जो रोगी या व्यक्ति सम्यक रूप से स्निग्ध हो जाए उनमें निर्दिष्ट विधि के अनुसार वमन कराना चाहिए. वमन के पश्चात क्या कराना है, पेयादि क्रम, पेयादि अनुक्रमश्च, यानी क्या है वो पेयादि क्रम, जिसे हम संसर्जन क्रम कहते हैं. यानी क्या है वो, पेया विलेपी मंड इत्यादि, इस क्रम से. और फिर जिन रोगियों को, यानी उसका संसर्जन उस व्यक्ति का पूरा होने के बाद ही फिर से स्नेहन स्वेदन कराना है और फिर उसका बल देख के उसको विरेचन देना है. ठीक है, इस पद्धति से, यानी संसर्जन क्रम करने के बाद वो अपने पूर्व स्थिति पे आ जाए, उसका अग्नि सम्यक हो जाए, पहले की भांति हो जाए, फिर उसको स्नेहन और स्वेदन कराना है विरेचन के लिए. तो ये होगा अनुक्रमश्च कहा, इस प्रश्न का उत्तर, या सॉरी क्रमश्च कहा, यह प्रश्न है. ओके, आगे है क्रमश्च का इति स्निग्धाय देयम वमनम इति, यानी इस प्रश्न से हमें वो पता चलता है. अभी यहाँ पे पहले अगर श्लोक में देखें हम उसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं. यथोक्तम वमनम यथोक्तम देयम वमनम यथोक्तम, इस यथोक्त शब्द से हमने क्या जाना है कि जैसे उक्त है, उक्त में है शास्त्र में
चरक संहिता में जैसे उक्त है। उदाहरणार्थ मदन कल्प जो अध्याय है, कल्प स्थान का प्रथम अध्याय है, उसके अनुसार वामक औषधियों का प्रयोग कराना चाहिए। तो वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो वो वहां पे विविध उसके प्रकार जो है वो दिए हैं, चूर्ण के स्वरूप में है, दूध के साथ है, उसका छाछ बना के है, वगैरह वगैरह लेह बना के है, इस पद्धति से। ओके, तो यथोक्तम यानी जैसे हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है उस पद्धति से। आगे है अभी उस संसर्जन क्रम का थोड़ा सा जो वर्णन है वो हमें डिटेल यहाँ पे मिलता है। तो यह वर्णन जो है वो पेयाम विलेपिम अकृतम कृतम च यूषम रसम त्रिद्विरथैः सॉरी त्रिद्विअथैकाः अथैकशाः च क्रमेण सेवेत विशुद्धकायाः प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्धाः। तो प्रधान शुद्धि है, मध्य शुद्धि है, अवर शुद्धि है, यानी शुद्धि के परीक्षा जो वर्णन की है, विविध प्रकार वर्णन किए हैं शुद्धि के, वैज्ञिकी परीक्षा है, देन प्रमाण की दृष्टि से भी वर्णन की है, लैंगिकी परीक्षा है, ठीक है, ऐसी विविध परीक्षाएं हैं। तो उसमें से हम उन परीक्षाओं से जानते हैं कि ये प्रधान शुद्धि है, मध्य शुद्धि है और अवर शुद्धि है। ये तीन प्रकारों से उसको जानना चाहिए और फिर एडवाइस करना है संसर्जन क्रम कि किस पद्धति से उनको करना है उस व्यक्ति। क्रमेण सेवेत विशुद्ध काया, विशुद्ध काया है जिसका शोधन हुआ है, जिसकी काया का, ठीक है। तो सबसे पहले तो वमन हो या विरेचन हो, दोनों के बारे में ये जानना चाहिए। तो प्रधान यानी श्रेष्ठ, मध्यम यानी मध्य यानी मध्यम, अवर यानी हीन। तो पेया विलेपी अकृतयुष कृतयुष अकृत मांसरस कृत मांसरस, इस पद्धति से उसको क्रम देना चाहिए। और फिर अगर प्रधान शुद्धि है तो दिन में 3 अन्न काल यानी 3 वक्त, मध्यम शुद्धि है तो 2 वक्त, और हीन शुद्धि या अवर शुद्धि है तो केवल 1 अन्न काल, इतना ही उस व्यक्ति को आहार देना है। तो ये संसर्जन क्रम का मार्गदर्शन यहाँ पे बताते हैं आचार्य चरक। तो ये किस दृष्टि से है, प्रधान शुद्धि है तो दोषों का शोधन बहुत अच्छे से हुआ है, उस व्यक्ति की अग्नि जो है बहुत ही अच्छी प्रदीप्त रहेगी इस दृष्टि से। ओके, तो मध्य में और अवर में यानी हीन शुद्धि में आहार यानी अन्न काल कम क्यों बताए हैं, तो आपको भी पता है, मैं एक बार दोहरा दूं कि शेष दोष जो है, शरीर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो बहुत ही शास्त्रोक्त पद्धति से भी अगर हम कर्म करवाए, ठीक है, तो भी कुछ दोष शेष हो रह जाते हैं। और उन दोषों का पाचन करने के लिए शरीर का जो प्राकृत अग्नि है, निहित अग्नि है, उसको आहार का जो है वो ज्यादा भार नहीं देना चाहिए, कम मात्रा में आहार देना चाहिए, कम वक्त में देना चाहिए, ताकि वो जो अग्नि है शरीरस्थ वो उन शेष दोषों को पाचन कर जाए और रुग्ण को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इस दृष्टि से संसर्जन क्रम जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आगे जाएंगे। तो यहाँ पे उपमा प्रमाण से हमें समझाया है संसर्जन क्रम का महत्व, ये 12वें श्लोक में हमें पता चलता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी उपमा दी है, 12वां श्लोक का आखिरी लाइन है और 13वां का शुरुआत है, इसलिए आपको 12 और 13 दोनों रेफरेंस यहाँ पे दिख रहे हैं। यथा अनु अग्नि तूर्ण गोमयादेहि संदुक्षमाणो भवति क्रमेण महान् स्थिराः सर्वपचाः तथैव शुद्धस्य पेयादिभिः अंतरग्निः। यानी पेयादि क्रमस्य विशोधन, यानी इस पेयादि जो क्रम बताया है, सबसे पहले क्या बताया है, पेया विलेपी अकृतयुष देन कृतयुष, ठीक है, अकृत मांसरस फिर कृत मांसरस, ये जो क्रम है, इस पद्धति से आहार देने से क्या लाभ होता है उस व्यक्ति को या रुग्ण को। मैं हर जगह व्यक्ति या रुग्ण क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षाम, स्वस्थ
व्यक्ति को भी पंचकर्म किया जा सकता है और व्याधित व्यक्ति को भी किया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति और रुग्ण ये दोनों के लिए हमें ये जानना चाहिए, ये केवल रुग्ण के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये संसर्जन क्रम विधान जो है वो विधि विधान बताया है, वो हमें इस स्पष्ट चलता है इस उपमान से। जिस प्रकार अगर अग्नि जो है वो बहुत ही अल्प है, यानी आप अगर इमेजिन कीजिए कि कैंप फायर आप कर रहे हो, आप कभी एनएसएस में, स्काउट में, एनसीसी में या फिर किसी आउटिंग पे गए हैं, तो आपको ये स्थिति इमेजिन कीजिए कि ठंड के दिन में आप गए हैं, या आपने कभी एक्सपीरियंस भी जरूर किया होगा कम से कम एक बार तो, और फिर अग्नि बहुत ही कम है, तो आप वहां पे बिल्कुल छोटे 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 ड्राई जो ग्रास है वो पहले इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फिर और कुछ उससे थोड़ी बड़ी चीजें जैसे ड्राई काउ डंग है, गौरी, या गोमय जिसे कहते हैं, या फिर वहां पे बिल्कुल छोटी छोटी अगर ड्राई लकड़ियां हैं सूखी, तो उसको आप डालते जाते हैं, और इस क्रम से धीरे धीरे आप अग्नि को बढ़ाते हैं, और फिर बड़ा अगर लकड़ी कोई है तो वो आप उसमें डालते हैं, और फिर वो अग्नि जो है वो बहुत ही बड़ा यानी भड़कता है। तो उसी प्रकार से अल्प अग्नि अगर है तो तृण, गोमय यानी सूखी घास, या मैंने जैसे बताया कि रानशेनी इत्यादि के प्रयोग द्वारा हम उसको क्रम से बढ़ाते हैं। उसी प्रकार जो है वो पेयादि जो क्रम है उससे अंतराग्नि यानी हमारा जो जाठराग्नि है, उसी प्रकार संशोधित व्यक्ति की जाठराग्नि भी जो है वो पेयादि क्रम से प्रदीप्त हो जाती है। और कैसे, फिर सिर्फ प्रदीप्त नहीं होती, तो वहां पे महान स्थिराहा, ये दो विशेषण वहां पे बताए हैं कि वो स्थिर हो जाता है। महान यानी वो बढ़ता है, इस पद्धति से महान शब्द प्रयोग है। स्थिर यानी वो बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंट वैसे अच्छा रहता है। और सर्वपचाहा यानी जो भी आप आगे खाएंगे उसको पचाने में वो समर्थ यानी दृढ़ क्षमता रखने वाला हो जाता है। और ऐसा ही अग्नि हमने जानना चाहिए, क्योंकि समदोषा समाग्निश्च समधातु बल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते, उसमें अग्नि है प्रधान। हालांकि मैंने ये व्याख्या जो है उस श्रुताचार्य जी की बताई, लेकिन वहां पे भी अग्नि को जो है वो सम्यक अच्छा होने को महत्व है। तो इस दृष्टि से अच्छी अग्नि अगर प्राप्त करानी है तो संसर्जन क्रम जो है वो अनिवार्य है, उसको हम छेद नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस श्लोक के बाद फिर आगे 13 से 15वें तक जो भी हमें यहाँ पे क्रम मिलता है वो फिर एक बार जो त्रिविध शुद्धि हमने कुछ देर पहले देखी, ये प्रवर शुद्धि, मध्य शुद्धि और अवर शुद्धि, ये जो तीन प्रकार है इनको ही, मध्य का तो मध्य ही ऐसे रहा है, लेकिन इस श्लोक में जघन्य यह शब्द जो है वो अवर शुद्धि यानी कनिष्ठ कम शुद्धि होने के लिए यहाँ पे इस श्लोक में बताया है। तो मैं यहाँ पे जघन्य मध्य प्रवरेतु वेगाः चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ दशैवते द्वित्रिगुणाविरेके प्रस्थाः तथा द्वित्रिचतुर्गुणाः च इत्तान्तम् इष्टम् वमनं विरेकात् अर्धं कफान्तं च विरेकम् आहु द्वित्रान् सविट्का सविट्क अनपनीय वेगान मेयम विरेके वमने तु पीतम। तो इस पद्धति से ये जो त्रिविध शुद्धि है उनके बहुत ही अच्छे क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स यहाँ पे हमें चरकाचार्य जी बताते। तो सबसे पहले तो जघन्य शुद्धि यानी हीन शुद्धि, मध्य शुद्धि और प्रवर शुद्धि, ये क्रम से कैसे बताते देखिए। तो जो हीन शुद्धि है उसमें वमन में 4 वेग आते हैं, मध्य में वमन के 6 वेग आते हैं, और प्रवर यानी श्रेष्ठ जो शुद्धि है उसमें 8 वेग आते हैं। तो ये हो गए वमन के बारे में। विरेचन के बारे में क्या संख्या बताई है, तो वहां पे हीन शुद्धि के लिए 10 वेग, मध्य शुद्धि के लिए 20 वेग और श्रेष्ठ शुद्धि के लिए 30 वेग बताए हैं। ठीक है, और वहां पे और एक परीक्षा बताते हैं, वो मानी की परीक्षा जिसे कहते हैं यानी प्रमाण। तो ये हो गई सांख्य की परीक्षा। ठीक है, यानी जघन्य या कनिष्ठ अवर शुद्धि की, मध्य शुद्धि की या फिर प्रवर शुद्धि की, श्रेष्ठ शुद्धि की, ये मानी की परीक्षा।
परीक्षा बताइए संख्या स्वरूप, यानी क्या है 4, 6, 8 और 10, 20, 30, बिल्कुल आसान है याद रखने में। लेकिन अगर मात्रा की दृष्टि से लेके कितना द्रव बाहर आया है, ठीक है, यानी आप जो पिलाते हैं वमन में और फिर बाहर आते हैं, इन दोनों का आपको बिल्कुल प्रमाण जो है रखना है, कितने लीटर या मिलीलीटर आपने पिलाया और कितना बाहर आया। तो ये रिसर्च की दृष्टि से तो हम कराते ही है। वमन की मात्रा में क्रमशः यानी हीन शुद्धि के लिए 1 प्रस्थ, मध्य शुद्धि के लिए 1.5 प्रस्थ और जो श्रेष्ठ शुद्धि या प्रवर शुद्धि है उसके लिए 2 प्रस्थ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बताएं। अभी ये वमन के बारे में हुआ। विरेचन के बारे में जो है वो प्रमाण मानी की परीक्षा बताई है। हीन के लिए या जघन्य के लिए 2 प्रस्थ, ठीक है, मध्य के लिए 3 प्रस्थ और इसके लिए श्रेष्ठ शुद्धि के लिए 4 प्रस्थ। तो यहाँ पे बिल्कुल ही स्पष्ट होता है, देखिए वमनम विरेकात अर्थम। तो यहाँ पे आगे जो परीक्षा बताती है ये एक हो गई, पहली होगी सांख्यिकी की परीक्षा, दूसरी होगी मानी की परीक्षा। ठीक है, तो पहले वो सांख्यिकी जो है उसको ही वैगिकी कहती है, क्योंकि वेगों की ही संख्या उसमें की जाती है या संख्या का गणन किया जाता है, इसके लिए उसको वैगिकी परीक्षा करते हैं। जो प्रस्थ इत्यादि प्रमाण बताए उस परीक्षा को माणिकी यानी प्रमाण की परीक्षा कहते हैं, और वॉल्यूम वहां पे मापा जाता है इसलिए। और आगे जो है वो लैंगिकी परीक्षा है, तो वो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्यादा उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो ठीक है, तो वो जो है लैंगिक परीक्षा वो क्या है, वमन के बारे में पहले बताया। निकलने वाले द्रव्य जो है वो वमन में विरेचन की मात्रा से आधे होते हैं। तो ये मैंने बताया वमनम विरेकात अर्थम अथ कफांतम च, ये जो है यहाँ से लैंगिक परीक्षा चालू हो जाती है। तो कफांत विरेचन श्रेष्ठ कौन सा है, तो कफांत होना चाहिए, कफ से उसका अंत होना चाहिए। ठीक है, यानी और वहां पे बताया विरेचन से निकलने वाले द्रव्यों में मात्रा को तब तक नहीं नापना चाहिए, यानी ये जो विरेचन में, क्योंकि विरेचन में पक के यानी जो औषधि विरेचक औषधि दी जाती है वो जाठर अग्नि के द्वारा उसका पचन होता है और फिर वो बाहर निकलती है गुदा मार्ग से या एनल रूट से। तो आपने खाया हुआ पहले से जो है उस व्यक्ति ने वो भी सबसे पहले निकलता है, तो उसको नहीं मापना चाहिए। ये प्रैक्टिकली बताया है द्वित्राम, इस शब्द से क्या है, तो मल के विटक यानी सविटक, तो अनपनीय यानी उसको नहीं गिनना है आपने। तो 2-3 पहले जो वेग है वो मल मिश्रित होते या मलके होते, इसलिए वो नहीं नापने चाहिए। और आगे बताते हैं वमनेतु पीतम, और वमन से निकलने वाले द्रव्य की मात्रा जो है वो कैसे है, वो वामक औषधि जो है उसको निकलने के बाद, यानी उसको वहां उससे माइनस करना है, उससे उसको छोड़ देना है, तो उसका प्रमाण जो आएगा वो श्रेष्ठ है। फिर ये जो बताए हैं ना वमन की मात्रा जो है वो 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ और 2 प्रस्थ, और विरेचन की जो 2 प्रस्थ, 3 प्रस्थ, 4 प्रस्थ जो है ये कंडीशंस है उसमें, तो ये छोड़ देना है तो ही फिर उसको जानना है, और उस प्रमाण को हमने यहाँ पे लेना चाहिए। ये हमें स्वयं चरकाचार्य जी स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आगे जाएंगे। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो उसको देख लो पहले। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आया और एक विद्यार्थी कोई निकल गया है। ठीक है, तो आगे का श्लोक देखते हैं इसी श्रृंखला में। क्रमात् कफाः पित्तम अथानीलश्च यस्तेति सम्यग् वमिताः स इष्टाः हृत्पार्श्व मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धौ तथा लघुत्वे अपि च लक्ष्यमाणो। तो इस श्लोक से हमें स्वयं स्पष्ट होता है कि ग्रंथों में जो है वो लैंगिक परीक्षा किस पद्धति से बताई है। तो क्रमात् कफाः इस शब्द से तीसरा प्रश्न चालू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम्यक वमन के लक्षण यहाँ से आगे हमें ग्रंथकार बताते हैं। तो
अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो 2 मिनट बाकी है, तो उनको पहले जानेंगे और फिर आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो हम आज का लेक्चर जो है